हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औरम स्मार्ट क्लासेस एंड औरम एडुकेटर एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको पहले से ही पता है कि हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था। तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे अतीत भाग 1 का चैप्टर नंबर 2, जो कि 6 क्लास की आपकी क्या है, हिस्ट्री है। ये आपको जो वैलिड होगी ये सभी क्लासेस के लिए, मतलब जो 6 क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए तो है ही। अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए है। जहां जहां पर एनसीईआरटी फॉलो करी जाती है उस बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब आखेट क्या होते हैं, खाद्य संग्रह से लेकर और भोजन के उत्पादन तक। खाद्य संग्रह का मतलब होता है कि जो भोजन को इकट्ठा करा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि जो आखेटक होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे, वो उनका जीवन किस तरीके का होता था। पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे कि जो पाषाण युग था वो कितने टाइप का था और कौन कौन से किस किस समय पे पाषाण युग, यानी कि एक जो नवपाषाण युग, उसके बाद में फिर उससे वो पहले था मध्य पाषाण युग, उससे पहले था आपका जो पूरा पाषाण युग था। तो ये सारे इन पाषाण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे पर्यावरण में बदलाव की। जो पर्यावरण था किस तरीके से बदला और किस तरीके से उसमें बदलाव हुआ। उसके बाद हम जानेंगे कि आग की खोज कैसे हुई। सबसे पहले आग के जो अवशेष थे वो कहाँ पर मिले थे, पता कैसे चला कि कहाँ पर कौन सी, किस तरीके से किसने आग को लगाना सीखा था, किस जगह पर सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था। तो ये सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस चीज की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आखेट की। किसकी बात करेंगे? आखेट, खाद्य संग्राहक का जीवन। तो देखिए ये होता क्या है। देखिए आरंभ में जो मनुष्य था वो खाद्य आखेट, जो आखेट खाद्य संग्राहक था, मतलब वो जो खाद्य पदार्थ होते थे उसको क्या करता था, इकट्ठा करके रखता था, भोजन के लिए शिकार करता था, कंद, तो जंगलों में जो भी उनको खाने के लिए मिलते थे वो सारी चीजें वो इकट्ठा करके रखता था। यानी कि इसका मतलब होता है कि भोजन के लिए शिकार करता था, कंद मूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव किसी खानाबदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। तो ये पहले मानव की क्या थी, खासियत थी। तो क्या क्या खासियत थी, तो आप इस चीज को ये देखिए। वो क्या करता था, सबसे पहले क्या करता था, वो भोजन के लिए क्या करता था, शिकार करता था। यानी उसको अगर भोजन की जरूरत होती थी वो जानवरों को मारकर खाता था। उसके बाद में जो जानवरों को नहीं मार के खाता था, उसके बाद में वो क्या क्या करते थे, उसके अलावा वो कंद मूल फल, यानी जो जंगल के आसपास वो रहते थे। आपको पता ही है, पहले हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि वो सबसे पहले किस नदी के किनारे और कहाँ कहाँ पर बसे थे। तो वहां पर क्या होता था, जो जंगल होता था उस जंगल में फल वगैरह जो होते थे, कंदमूल वगैरह जो होते थे, जो जड़ें होती थी, खाने वाले जो खाने की चीजें होती थी, उन सबको वो इकट्ठा करते थे और समय आने पर उनको ही क्या क्या करते थे, वो खाते रहते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, कि जो आरंभिक मानव था, जो उस समय का जो मानव था वो खाना बदोश की जिंदगी जीता था। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये खाना बदोश क्या होता है, खाना बदोश क्या होता है। तो खाना बदोश का मतलब होता है कि वे मनुष्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, मतलब इनका कोई परमानेंट जगह नहीं होती। ये कभी इस स्थान पर, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे पर, ये क्या करते हैं, अपना जगह बदलते रहते हैं, यानी वो घूमते रहते थे। अब ये जो घूमते थे ये अलग अलग तरीके से घूमते थे। किन किन तरीके से घूमते थे वो हम देख लेते हैं, क्योंकि उनका घूमने का अलग अलग कारण होता था। किसी का अलग कारण होता था, किसी का अलग कारण होता था। सबका ये नहीं है कि भाई सब खाने की तलाश में इधर उधर जाते थे या फिर किसी और की तलाश में जाते थे। तो सबका अलग अलग तरीके का है। तो देखते हैं कि खाना बदोश का जीवन के कारण क्या थे, यानी लोग एक स्थान पर डट के क्यों नहीं रहते थे, मतलब जम के क्यों नहीं रहते थे, स्थायी रूप से क्यों नहीं रहते थे, वो घूमते क्यों रहते थे। तो कुछ समय बिताने के बाद एक जगह से भोजन के स्रोत क्या हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वहां की चीजों को खाना शुरू कर देते। तो एक समय ऐसा आता था कि वहां पर जितनी भी चीजें होती थी वो खत्म हो जाती थी। तो उसके लिए क्या होता था, उनको नए खाने की खोज के लिए आगे बढ़ जाना होता था। तो इसलिए वो क्या करते थे, खाना बदोश का जीवन जीते थे। दूसरा अगर हम बात करें, जानवर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और ये लोग उनका शिकार करने के लिए
क्या करते थे, ये भी अपनी जगह को बदलते रहते थे। मतलब जानवर क्या होते थे, जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते थे, तो ये क्या करते थे, उनका शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे जाते थे, तो और इसीलिए चक्कर में क्या करते थे, ये भी अपना स्थान बदलते रहते थे। उसके बाद में अधिक मौसम के हिसाब से फलते फूलते और इसलिए कंद मूल और बीज समुच्चय मात्रा में पाने के लिए क्या करते थे, मौसम के हिसाब से दूसरी जगह पर जाते थे। मतलब ये अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग जगहों पर क्या करते थे, चले जाते थे कि भाई इस मौसम में यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, इस मौसम में यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए क्या करते थे, खाने की तलाश में इधर से उधर घूमते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें, कुछ नदियों और तालाब गर्मियों में सूखा पड़ जाता था, तो लोग पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो ये कुछ कारण है कि जो खानाबदोश का जीवन पहले के लोग क्या करते थे, बिताते थे। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपसे पूछ सकता है कि खानाबदोश के जीवन के क्या कारण थे, यानी कि जो लोग थे वो एक स्थान पर टिक के या फिर परमानेंट या स्थायी रूप से क्यों नहीं रहते थे, तो उसके ये 4 कारण थे। ओके, अब हम बात करेंगे पाषाण युग के बारे में। देखिए जो पाषाण युग है वो कौन सा युग था और क्या था। देखिए 2 वर्डों से मिलके बना हुआ है, पाषाण। क्या है, पाषाण। तो देखिए ये पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है इसका, पत्थर होता है। क्या होता है इसका मतलब होता है पत्थर। यानी कि पाषाण युग एक ऐसा युग था जिसमें मानव ने क्या करा था, औजार को बनाना सीख लिया था, और वो भी पत्थरों का इस्तेमाल करके। मतलब पत्थरों से उसने औजार बनाना सीख लिया था, नुकीले कांटेदार, मतलब अलग अलग प्रकार के उसने पत्थरों से औजार बनाने सीख लिए थे। अगर हम बात करें जो पाषाण युग है वो कितने प्रकार का होता है, तो पाषाण युग 3 प्रकार का होता है। एक कौन कौन सा होता है, एक तो पूरा पाषाण होता है, पूरा पाषाण। एक होता है आपका मध्य पाषाण, एक होता है आपका नव पाषाण। ठीक है, ये 3 प्रकार के युग होते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो आरंभिक मानव था उसके बारे में हमें जानकारी कैसे कैसे और कहां कहां से मिलती है। मतलब जो पहले के मानव थे उनके बारे में हमें कैसे पता चला और क्या क्या चीजें उनके बारे में हमें पता चली। तो पुरातत्ववादों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट संग्राहक के लिए किया जाता था। अब आप ये बोलेंगे कि सर जी पुरातत्व क्या होते हैं, मैंने आपको पहले चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया था, और वहां पर मैंने एक चीज आपको बताई थी बच्चे कि जो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड आप तीसरे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको पता चलता रहता है कि पिछले चैप्टर में क्या किया था। तो हमने उस वहां पर आपको बताया था कि जो आपके पुरातत्ववादी होते हैं, जो पुरातत्ववादी होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिए जो पुरातत्ववाद वो होते हैं जो पुरानी चीजों को ढूंढते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो क्या करते हैं, पुरानी चीजों के बारे में पता लगाते हैं, वहां के कि लोग पुराने जीवन में कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, क्या क्या चीजें थी उनकी, तो उसके बारे में जो पता लगाते हैं वो क्या होते हैं, पुरातत्ववादी होते हैं। तो उनको क्या मिला, कुछ चीजें मिली जिससे क्या करते थे, जिनका निर्माण उपयोग वो किसके लिए करते थे, वो आखेट के लिए करते थे, शिकार करने के लिए, भोजन को संग्रहण करने के लिए करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। आपसे अगर पूछा जाएगा कि जो पुराने जमाने के लोग थे, जो पुराने जमाने के आदमी थे, वो किन किन चीजों से औजार बनाते थे, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे पत्थर, लकड़ियां, हड्डियां, या फिर कोई अन्य ऑप्शन दिया होगा। तो सिंपल सी बात, वो किससे बनाते थे, पत्थरों उससे भी बनाते थे, लकड़ियों से भी बनाते थे और हड्डियों से भी बनाते थे। फर्क इतना होता था, हड्डियों के नुकीले होते थे, या अलग अलग तरीके से इनका यूज करते थे। समझ में आया, इन 3 चीजों से ही क्या करते थे, वो औजार बनाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, यानी कि आज भी हमारे क्या है, खोजकर्ताओं ने ढूंढ कर रखे हुए हैं कि जो पहले के लोग क्या करते थे वो बनाते थे, है ना। उसके बाद में इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फूल काटने के लिए, फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को फाड़ने के लिए, पेड़ों की छाल को छीलने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। आपसे पूछा जाए कि औजारों का उस समय पे ये प्रयोग किस लिए करते थे, तो आप बताएंगे बच्चे
कि वो फल फूल काटने के लिए करते थे, हड्डियां और मांस को काटने के लिए करते थे, पेड़ों की छाल को छीलने के लिए करते थे और जानवरों की खाल को उतारने के लिए करते थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए होते थे, मतलब कुछ के साथ क्या होता था, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि उन्होंने कोई ये औजार बनाया, तो उसमें क्या होता था, उसके पीछे कुछ इस तरीके से ऐसा लगा हुआ होता था जिससे उसका वो पकड़ में आ जाए, जैसे भाले टाइप होते थे, यानी कि हड्डियों और उसके क्या होते थे, मुट्ठे लगे हुए होते थे, जिसे भाले और बाण के रूप में क्या करते थे, वो औजारों के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। मतलब इतना नुकीला बना देते थे उसको कि वो भाले के लिए या फिर बाण के लिए उसका प्रयोग करते थे। कुछ के लिए क्या था, कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, लकड़ियों का प्रयोग वो ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां बनाने और औजार बनाने में भी किया करते थे। तो अब देखते हैं, देखा आपको ये दो फोटो दिखाई दे रही होंगी बच्चे, कि एक फोटो ये दिखाई दे रही है और दूसरी ये दिखाई दे रही है। तो इसमें अगर हम देखें कि क्या क्या चीजें हैं, देखो ये आपका क्या है, ये बायां है, ये आपका दायां है। ठीक है, तो इससे आपको पता रहेगा। तो हम देखते हैं कि पत्थर के औजारों का प्रयोग बाएं तरफ ये वाला, तो इसमें क्या होता है, इंसान के जो खाने योग्य जो जड़ों को खोदने के लिए, काटने के लिए, छीलने के लिए किया जाता था। और जो दायां है, जो ये वाला है, ये जानवरों की खाल को छीलने के लिए, वस्त्रों को सिलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये कुछ इस टाइप से होता था और ये कुछ इस टाइप का होता था। तो आपको पता चल गया होगा। आगे चलें। गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उनकी जो रहने की जो जगह थी, उसका निर्धारण कैसे हुआ, उसका जो निर्धारण था वो कैसे हुआ। देखिए आपको मानचित्र दिखा रखा है, इसमें लाल त्रिकोण वाले जो चीजें दिखाई दे रही हैं। अब लाल त्रिकोण वाली चीजें आपको कहां कहां पर दिखाई दे रही है, मैं आपको गोला लगा देता हूं। देखो एक तो यहां पर दिखाई दे रही है, एक यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक यहां पर है भीमबेटका। उसके बाद में और कहां पर दिखाई दे रही है, यहीं पर ही है। ये आपके क्या है, पुरापाषाण काल के स्थल है, जैसे कि आपका कुरनूल की गुफाएं हैं, ठीक है, और आपका इरगी है, नहीं हुग्गी, होगी है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भीमबेटका है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, भीमबेटका की गुफाओं से हमें क्या क्या मिला था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, ये लाल कोने दिखाई देते हैं, तो इन स्थानों पर पुरास्थल है। पुरास्थल मतलब जहां पर लोग क्या करते थे, रहते थे, जहां पर आखेट और संग्रह होने के प्रमाण मिले, मतलब यहाँ पर लोग क्या करते थे, रहते थे और भोजन को इकट्ठा करके रखते थे। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेट संग्राहक मिले हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा चीजों के बारे में बताया गया है। पुरास्थल नदियां, झीलों के किनारे बहुत सारे पाए गए हैं। तो उसके बाद में पत्थरों के उपकरण बहुत सारे महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या होता था, लोग ऐसी जगहों पर ढूंढते थे जहां पर उनको पत्थर आसानी से मिल सके। तो इसलिए क्या करते थे, क्योंकि पत्थरों से औजार वगैरह बनाते थे, उनके क्या होते थे, औजार वगैरह अच्छे से बन जाए, इसलिए क्या करते थे, वो ऐसी जगह ही ढूंढते थे कि जहां पर उनको औजार बनाने में और भोजन को इकट्ठा करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो ऐसी जगह ढूंढते थे। तो उन्होंने कौन कौन सी जगह ढूंढी थी, तो एक तो ये थी आपकी भीमबेटका। कौन सी थी, एक तो आपकी भीमबेटका थी, उसके बाद में आपका ये आपका हुजगी थी, ये हुग्गी था, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा, आगे देखेंगे इसको। उसके बाद में कुरनुल की गुफाएं थी। तो यहां तक ये आपका हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सेल होती थी या चित्रकला, आप देखिए आपकी बुक में इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि सेल चित्र आपको ये दिखाई दे रहा। तो इसमें क्या पता, इससे क्या पता चल रहा है, देखो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर इस प्रकार के चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर, मतलब जो सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, जिसमें जंगली जानवरों का एक बड़ा कुशल और सजीव चित्रण किया गया। देखिए ये कहां कहां पर मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं और आपके दक्षिणी उत्तर प्रदेश की साइड में मिलते हैं। वहां की जो गुफाएं थी उनमें इस तरीके की चित्रकारी करी गई थी। इससे ये साफ साफ पता चलता था कि जो पहले का जो मनुष्य था वो जानवरों का शिकार करता था। तो ये ऐसी चीजें कहां पर मिली, जैसे मैंने आपको बताया था अभी भीमबेटका।
तो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका आज की डेट में कहां पर है? आज के समय में मध्य प्रदेश में है। तो वहां पर क्या है? पुरास्थल की गुफाएं, और वहां पर आपका कंदराएं मिली थी, मतलब वहां पर रहने के या अवशेष मिले थे, या वहां पर आपकी जो खाने की चीजें थी वो मिली थी। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उनको बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो पुराने जमाने के लोग थे वो गुफाओं में क्यों रहते थे? तो आप वो बताएंगे कि बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवाओं से बचने के लिए वहां पर रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में है। तो भीमबेटका कौन सी नदी के पास में थी गुफा? नर्मदा घाटी के, नर्मदा नदी के पास में थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो भीमबेटका की गुफाएं आपको नजर आ रही हैं, वो इस तरीके के पत्थर, वहां पर लोग रहते थे, इस तरीके की गुफाओं में रहते थे। यहाँ पर क्या करते थे? ये पत्थरों को तोड़ तोड़ कर, या फिर इनके बीच में जो छोटी छोटी जगह होती, वहां पर ये रहते थे। अब बात करें पुरास्थल के बारे में। पुरास्थल क्या होता है? देखिए, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पुरास्थल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बच्चे कि जहां पर औजार, क्या चीज? औजार, बर्तन और इमारतें जैसी अवशेष या इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे मतलब उन्हीं वहीं छोड़कर चले गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र में भी, नदी के तल पर भी क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में अच्छे तरीके से पता चलेगा कि पुरास्थल क्या होते हैं। तो ये था आपका पुरास्थल के बारे तक, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज एक लाइक बनता है, तो वो आपकी इच्छा, आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए, बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी पढ़ाई भी अच्छे से चलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ना हमारे चैनल पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हमारा इस चैनल पर आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी। आपको किसी चैनल की आवश्यकता और नहीं पड़ेगी। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो धीरे धीरे मिलती रहें, और सबसे पहले आपको पता चले कि हमने कौन सी वीडियो अपलोड करी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।